Welcome, children. We are discussing the chapter Human Health and Disease, Class 12th Biology, Chapter 8. और आज हम इस सेशन में डिस्कस करने जा रहे हैं इम्यूनिटी एंड इम्यून सिस्टम. ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं कंसेप्ट ऑफ हेल्थ एंड डिजीज़, कॉमन इन्फेक्शियस डिजीज़, जिसमें बैक्टीरियल, वायरल, प्रोटोजोअन, हेलमिंथ एंड फंगल डिजीज़ के बारे में हम डिटेल्स में पढ़ चुके हैं. और आज हमारा टॉपिक है इम्यूनिटी एंड इम्यून सिस्टम. सेशन थोड़ा लंबा होने वाला है एंड बी रेडी विथ योर पेन एंड कॉपी. सो अभी हम देखेंगे कि इस सेशन का लर्निंग आउटकम क्या होगा. At the end of this session, you will be able to define terms like antigen, antibody immunity, innate immunity, acquired immunity. You will be able to differentiate between innate immunity and acquired immunity, active immunity and passive immunity, vaccination and immunization, primary and secondary lymphoid organs. You will be able to draw and level the structure of antibodies. You can state the reason for allergy and autoimmunity. You can understand the role of lymphoid organs in immunity. Okay, and so far you have studied many things. You are aware about some common infectious human diseases and their causative organisms, and you are able to explain mode of transmission and possible symptoms of different infectious diseases caused by various pathogens, and you are able to state the name of body cells who protect our body against the invasion of the pathogen. So basing on this knowledge of you, let us start our discussion. The first topic is immunity. तो ये immunity होता क्या है? The ability of the host यानी the body of the person to fight against the disease causing organism, that is pathogen, is called immunity. कोई पर्सन का बॉडी का जो कैपेसिटी होता है पैथोजन के अगेंस्ट में फाइट करने का, उसको कहा जाता है इम्यूनिटी. ये इम्यूनिटी जो है बेसिकली इट इज़ ऑफ टू टाइप्स, दैट इज़ इनेट इम्यूनिटी एंड एक्वायर्ड और एडेप्टिव इम्यूनिटी. इनेट इम्यूनिटी क्या है? It is also known as inborn immunity. Please note down, it is also known as inborn immunity because it is present at the time of birth. Because it is inherited by the organism from the parents. ये parents से बच्चों में आता है और it is present since birth, इसीलिए इसको innate immunity कहा जाता है. Then the next one is acquired or adaptive immunity. In the due course, that means after birth, when the person encounters any infection, जिस तरह का इन्फेक्शन एनकाउंटर करता है उस तरह का इम्यूनिटी वो डेवलप करता है. सो इट इज़ एक्वायर्ड इन द लेटर स्टेज ऑफ लाइफ आफ्टर बर्थ. सो इसीलिए इसको कहा जाता है एक्वायर्ड और एडॉप्टिव इम्यूनिटी. अभी हम देखेंगे इम्यूनिटी का ये टाइप्स, पूरा डिटेल्स चार्ट मैंने दिया है. तो इम्यूनिटी जैसे हमने बताया आपको, दिस इज़ एडप्टिव इम्यूनिटी एंड इनेट इम्यूनिटी. सो एडप्टिव इम्यूनिटी अगेन दो तरह के होते हैं. बेसिकली ये पैसिव एंड एक्टिव होते हैं, लेकिन यहाँ थोड़ा मैंने और थोड़ा इसको एनलार्ज कर दिया है. एडप्टिव इम्यूनिटी में नेचुरल हो सकता है, आर्टिफिशियल हो सकता है. एडप्टिव, कोई पर्सन अगर इम्यूनिटी एक्वायर कर रहा है, मतलब कहीं से उसको मिल रहा है या फिर किसी के वजह से बॉडी का इम्यूनिटी एक्टिव हो रहा है, देन दैट इज नोन एज एक्वायर्ड इम्यूनिटी. तो ये नेचुरली हो सकता है या आर्टिफिशियली हो सकता है. नेचुरली कैसे होगा? नेचुरली मतलब नेचुरल वे में अगर एंटीबॉडी मिलता है या फिर नेचुरल वे में बॉडी एक्टिव होता है, इम्यून सिस्टम एक्टिव हो जाता है और एंटीबॉडी प्रोड्यूस करता है, तब हम उसको नेचुरल इम्यूनिटी बोलेंगे. देन आर्टिफिशियली प्रिपेयर्ड एंटीबॉडी, या फिर जैसे वैक्सीन को हम इंजेक्ट करेंगे बॉडी में, तो वो क्या होता है, आर्टिफिशियली हम बॉडी को एक्टिव करा रहे हैं या फिर पैसिव एंटीबॉडी को हम बॉडी में इंजेक्ट करा रहे हैं. तो ये हो गया आपका नेचुरल एंड आर्टिफिशियल. बट बेसिकली देयर आर टू टाइप्स, दैट इज पैसिव एंड एक्टिव इम्यूनिटी. तो पैसिव इम्यूनिटी क्या होता है बच्चों? पैसिव मतलब रेडीमेड एंटीबॉडी जब किसी को दे दिया जाता है. जैसे बच्चों में हम क्या करते हैं, कोलोस्ट्रोम,
You know about the colostrum. In third chapter you have read about colostrum. कोलोस्ट्रम में एंटीबॉडी बहुत सारे होते हैं एंड दैट प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन टू द इन्फेंट को प्रोटेक्शन देता है. सो इसमें क्या हो रहा है, बच्चे का जो एक्टिव इम्यून सिस्टम वो एक्टिव नहीं हो रहा है. सो दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड पैसिव इम्यूनिटी. एक्टिव इम्यूनिटी क्या है, ये नेचुरल में मैं आपको बता रही हूँ. तो ये पैसिव हो गया मैटरनल, जो कि कोलोस्ट्रम के थ्रू आ रहा है. दूसरा है एक्टिव इम्यूनिटी. कोई इन्फेक्शन अगर हुआ तो ऑटोमेटिकली आवर बॉडी immune system will get activated and it starts producing the antibody and that antibody fight against the pathogen. वो हो गया एक्टिव. जब कोई इन्फेक्शन होता है तो ऑटोमेटिकली ये होता है. सो दीज आर ऑल नेचुरल है. सो दैट्स वाई इट कम्स अंडर नेचुरल एडाप्टिव इम्यूनिटी. दूसरा है पैसिव. पैसिव में कैसा है बच्चों, पैसिव में एंटीबॉडी हम आर्टिफिशियली भी बना सकते हैं. तो अगर किसी इन्फेक्टेड पर्सन को हम ऑलरेडी प्रिपेयर्ड आर्टिफिशियली प्रिपेयर्ड एंटीबॉडी को उसके बॉडी में ट्रांसफ़र कराते हैं तो उसको कहा जाता है पैसिव. और एक्टिव मतलब क्या है, इम्यूनाइजेशन. जैसे हमने वैक्सीन दिया, वैक्सीन इज आर्टिफिशियली प्रिपेयर्ड एंड व्हेन वैक्सीन इज इंजेक्टेड टू ए पर्सन देन दैट पर्सनस इम्यून सिस्टम गेट्स एक्टिवेटेड. ठीक है, देन दैट इज नोन एज एक्टिव इम्यूनाइजेशन. सो बच्चों आप इतना याद रख सकते हो, नेचुरल आर्टिफिशियल को अगर आप छोड़ दोगे तो आपका क्या है, इम्यूनिटी दो तरह का है, एक्वायर्ड एंड इनेट इम्यूनिटी. एक्वायर्ड इम्यूनिटी जो है वो दो तरह का है, पैसिव एंड एक्टिव इम्यूनिटी. पैसिव मतलब जिसमें रेडीमेड एंटीबॉडी मिल जाता है बॉडी को कोई काम नहीं करना पड़ता, उसको कहा जाता है पैसिव इम्यूनिटी. और एक्टिव इम्यूनिटी मतलब क्या है, किसी इन्फेक्शन की वजह से बॉडी जब एक्टिवेट होता है या फिर वैक्सीन की वजह से बॉडी का इम्यून सिस्टम एक्टिवेट होता है और खुद एंटीबॉडी प्रोड्यूस करता है. अभी हम डिटेल्स पढ़ेंगे इनेट इम्यूनिटी के बारे में. इनेट इम्यूनिटी जैसे हमने बताया, इट इज़ प्रेजेंट सिंस बर्थ एंड इट इज़ नॉट पैथोजन स्पेसिफिक. इसका मतलब क्या है, ये जो फर्स्ट लाइन हमने लिखा है, इट इज़ नॉट पैथोजन स्पेसिफिक. मतलब पैथोजन डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, प्रोटोजोन्स होते हैं, वायरल होते हैं, बैक्टीरियल, हेलमिंथिक, कुछ भी हो सकते हैं. तो ये कोई स्पेसिफिक पैथोजन के अगेंस्ट में काम नहीं करता. कोई भी पैथोजन आया उसके अगेंस्ट में ये काम करना शुरू कर देता है. सो इट इज़ नॉट पैथोजन स्पेसिफिक. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट यू हैव टू रिमेंबर चिल्ड्रन. सो अगेन जो इनेट इम्यूनिटी है, इट कंसिस्ट ऑफ 4 टाइप्स ऑफ बैरियर्स. इसमें 4 तरह के बैरियर है. ठीक है, जैसे आपको घर के आपको किचन में पहुंचना है सपोज, तो आपको क्या करना पड़ेगा, किसी बाहर के पर्सन को पहुंचना है तो नहीं तो फिर आपके बेडरूम में खजाना रखा है, आपका ट्रेजरी है बेडरूम में, बेडरूम तक पहुंचने के लिए किसी चोर को क्या करना पड़ेगा, पहले आपका गेट खोलना पड़ेगा, उसके बाद पहला दरवाज़ा, फिर दूसरा दरवाज़ा, फिर जाकर अंदर जाएगा, फिर ट्रेजरी का जो दरवाज़ा है वो खोलना पड़ेगा. ठीक उसी तरह हमारे बॉडी में भी ये सिंस बर्थ वी हैव सम बैरियर्स. तो कोई भी पैथोजन जब इन्फेक्ट करता है उसको ये 4 बैरियर को क्रॉस करके जाना पड़ेगा, देन ओनली इट कैन एंटर इनटू आवर ब्लड स्ट्रीम. ब्लड स्ट्रीम में जाएगा या फिर हमको कोई डिजीज कॉज करेगा. सो व्हाट आर दीज बैरियर्स, लेट अस सी. फर्स्ट वन इज फिजिकल बैरियर. इसमें आता है स्किन, म्यूकस कोटिंग ऑफ एपिथेलियम ऑफ रेस्पिरेटरी, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एंड यूरिनोजेनिटल ट्रैक्ट. तो ये हो गया फर्स्ट बैरियर, जैसे आपका घर का गेट है. ठीक है, सो फर्स्ट बैरियर में आपका स्किन सबसे बाहर होता है, या फिर मान लो हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट थ्रू नोज या फिर थ्रू माउथ या फिर थ्रू आइज चला गया, तो हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में जो म्यूकोस लाइनिंग होता है दैट ऑल्सो एक्ट एज ए फर्स्ट बैरियर. सो फिजिकल बैरियर इज द फर्स्ट लेवल ऑफ बैरियर जो कि हमारे बॉडी को ऑटोमेटिकली प्रोटेक्शन देता है. तो मान लो पैथोजन इसको भी क्रॉस करके चला गया. ठीक है, देन कम्स योर फिजियोलॉजिकल बैरियर. फिजियोलॉजिकल बैरियर में क्या है, एसिड ऑफ स्टोमक,
लाइसोजाइम्स ऑफ सलाइवा एंड टीयर्स। ठीक है, तो इसमें क्या है, स्टोमक में चला गया तो इसमें फिजियोलॉजिकली ये प्रोड्यूस हो रहा है। ठीक है, बाय द you know that physiological process, digestion is a physiological process. ठीक है, for example, and lysozyme, it is also a result of physiological process. तो अभी जब स्टोमक में चला गया या फिर हमारे सलाइवा में है या फिर टीयर्स में है, तो इसको आप देखेंगे कि ये सब जगह पर आइदर एसिड सीक्रेट होता है। लाइसोजाइम एक एंजाइम है जो कि जर्म को कील करता है, आपने पढ़ा होगा, सलाइवा एंड टीयर्स में ये होता है। तो पैथोजन को कील करने के लिए हमारे स्टोमक में एसिड सीक्रेट होते हैं, लाइसोजाइम सलाइवा में होता है, टीयर्स में होता है, जो कि पैथोजन को कील करने के लिए। सो दिस इज योर सेकेंड बैरियर। ठीक है, जो कि माइक्रोब्स का ग्रोथ को प्रिवेंट करते हैं। उसके बाद अगर ये सेल में चले गए, ठीक है, सेल में जाने के बाद अभी ब्लड स्ट्रीम में चले गए सपोज से, तो ब्लड स्ट्रीम में क्या है हमारा, पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर ल्यूकोसाइट यानी न्यूट्रोफिल, PMNL। देखो बच्चों, ये आपको याद रखना है, दिस वन। ठीक है, सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, PMNL, द टर्म PMNL, पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर ल्यूकोसाइट, ये किसको कहा जाता है, ये किसको कहा जाता है, न्यूट्रोफिल को। ठीक है, सो क्योंकि उसमें पॉलीमॉर्फिक न्यूक्लियर होता है। इफ़ यू रिमेंबर, यू हैव स्टडीड इट इन क्लास 11th। तो मोनोसाइट, न्यूट्रोफिल, माइक्रोफेज, ये सब मैक्रोफेजेस, ये सब क्या करते हैं बच्चों, जैसे ही ये मान लो ब्लड में चला गया, ये बैरियर को क्रॉस कर गया और ब्लड में चला गया, ब्लड में हमारे ये सारे सेल्स जो है, मोनोसाइट्स है, न्यूट्रोफिल्स है, मैक्रोफेजेस है, ये क्या करेंगे, पैथोजन को फैगोसाइट करेंगे या फिर डिस्ट्रॉय करेंगे उनको। फैगोसाइटोज मतलब उसको एनगल्फ कर लेंगे, खा लेंगे, या तो फिर उनको डिस्ट्रॉय कर देंगे। ठीक है, तो ये हो गया सेल्यूलर, क्योंकि डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल एक्ट एज बैरियर फॉर द पैथोजन। ठीक है, अभी उसके बाद चौथा बैरियर है साइटोकाइन बैरियर। ये वेरी वेरी स्पेसिफिक होता है वायरस के लिए। वायरस इन्फेक्टेड सेल, जब कोई सेल वायरस के द्वारा इन्फेक्ट होता है तो वो एक प्रोटीन सीक्रेट करता है जिसको कहा जाता है इंटरफेरन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों, जो कि उसके आसपास जो नॉन इन्फेक्टेड सेल है उसको फर्दर इन्फेक्शन से बचाव करता है। ठीक है, तो ये रहा बच्चों आपका 4 तरह के बैरियर विच कम्स अंडर इनेट इम्यूनिटी, जो कि सिंस बर्थ होता है। अभी हम देखेंगे एक्वायर्ड इम्यूनिटी या फिर एडाप्टिव इम्यूनिटी। इसका फीचर क्या है बच्चों, इसका फीचर है पैथोजन स्पेसिफिक इम्यूनिटी, मतलब वायरस, बैक्टीरिया, प्रोटोजुआ, ये सबके अगेंस्ट में ये वेरी वेरी स्पेसिफिक होता है। और ये जो इम्यूनिटी है, मान लो कोई एक वायरस इन्फेक्ट किया तो उसके लिए जो एंटीबॉडी प्रोड्यूस करेगा, प्रोटोजुआ ने इन्फेक्ट किया तो उसके लिए कोई दूसरा एंटीबॉडी वो प्रोड्यूस करेगा। सेम एंटीबॉडी इज नॉट प्रोड्यूस्ड बाय आवर इम्यून सिस्टम, एक्वायर्ड इम्यूनिटी जो है। ठीक है, तो ये पैथोजन स्पेसिफिक, वायरस में भी टाइप्स ऑफ वायरसेस आर देयर। ठीक है, सो डिफरेंट वायरस के लिए डिफरेंट एंटीबॉडी ये प्रोड्यूस करता है, दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड पैथोजन स्पेसिफिक इम्यूनिटी। देन इट इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय मेमोरी, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट चिल्ड्रन। देखो बच्चों, अगर जैसे किसी को चिकन पॉक्स हुआ है तो सेकेंड टाइम, ऑलरेडी एक बार हो चुका है तो सेकेंड टाइम चिकन पॉक्स उसको नहीं होता, या फिर होता है तो उसका इंटेंसिटी बहुत कम होता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि ये जो पहली बार उसको चिकन पॉक्स हुआ तो चिकन पॉक्स को एनकाउंटर करते हुए हमारा जो एक्वायर्ड इम्यून सिस्टम ने एंटीबॉडी प्रोड्यूस कर लिया और उस रेस्पॉन्स को उसने याद कर लिया। तो इसीलिए जैसे सेकेंड टाइम चिकन पॉक्स हमको अटैक करने लगता है तो हमारा इम्यूनिटी को तो याद है कि ये हमारे घर में पहली बार आया था, तो उसको ज़्यादा टाइम नहीं लगता एंटीबॉडी प्रोड्यूस करने के लिए, इमीडिएटली ये एंटीबॉडी प्रोड्यूस करके उसको डिस्ट्रॉय कर देता है।
तो ये हो गया कैरेक्टराइज्ड बाय मेमोरी, मतलब ये मेमोराइज कर लेता है कोई भी रेस्पॉन्स को। ठीक है, तो किस तरह, देखो इसको एक मैं स्कीमेटिक दे रही हूँ आपको। देखो ये है एनकाउंटर्स विद पैथोजन। मान लो पहली बार कोई पैथोजन को एनकाउंटर किया हमारे बॉडी ने या फिर इम्यून सिस्टम ने। ठीक है, तो उसको थोड़ा टाइम लगेगा पहचानने के लिए उस पैथोजन को, फिर वो धीरे 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 एंटीबॉडी प्रोड्यूस करेगा। तो इसीलिए वो जो रेस्पॉन्स दिखा रहा है हमारा इम्यून सिस्टम, जो रेस्पॉन्स दिखा रहा है दैट इज़ ऑफ लो इंटेंसिटी, उसका इंटेंसिटी लो रहेगा। इसीलिए पैथोजन अपना काम दिखाएगा, अपना कमाल दिखाएगा। ठीक है, जब अभी लेकिन पैथोजन को सपोज से पैथोजन को हटा दिया, धीरे धीरे ये रेस्पॉन्ड किया, थोड़ा टाइम लगा रेस्पॉन्ड करने में हमारे इम्यून सिस्टम को, क्योंकि पहली बार उसने एक पैथोजन को एनकाउंटर किया, उसको पहचानने में टाइम लगा, फिर एंटीबॉडी प्रोड्यूस करने में टाइम लगा, लेकिन पैथोजन को मान लो हटा दिया। अभी क्या होगा, सेकेंड टाइम अगर सेम पैथोजन, दैट इज सेकेंड एनकाउंटर विद द सेम पैथोजन अगर सेकेंड टाइम इन्फेक्ट करता है, तब क्या है, पहले से तो हमारे बॉडी जान चुका है कि जान पहचान है ये पैथोजन, तो क्या करेगा, उसको इमीडिएटली इट विल प्रोड्यूस ए लार्ज नंबर ऑफ एंटीबॉडीज एंड रेस्पॉन्स जो है सेकेंडरी रेस्पॉन्स, मतलब सेकेंड टाइम इन्फेक्शन के लिए जो रेस्पॉन्स दिखाता है उसका इंटेंसिटी हाई हो जाता है। इसीलिए जिसके वजह से पैथोजन जो इन्फेक्शन कॉज करता है, आइदर उसका सिम्टम एकदम से दिखाई नहीं देता या फिर थोड़ा थोड़ा सिम्टम दिखाई देता है, एंड इतना फास्ट टाइम इन्फेक्शन की तरह इतना सीवियर नहीं होता। ठीक है, आई होप इट इज़ क्लियर टू यू। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि हमारे इम्यून सिस्टम का कैपेसिटी है मेमोराइज करने का। ठीक है, अभी नेक्स्ट देखेंगे ये जो इम्यूनिटी हमने बोला है एक्वायर्ड इम्यूनिटी। बच्चों ये एक्वायर्ड इम्यूनिटी इज पोज्ड बाय टू टाइप्स ऑफ सेल्स, बी लिम्फोसाइट्स एंड टी लिम्फोसाइट्स। ठीक है, तो पहले हम जानेंगे ये बी लिम्फोसाइट क्या है, टी लिम्फोसाइट क्या है, उसके बाद हम देखेंगे ये किस तरह एनकाउंटर करते हैं पैथोजन को, और जब जब पैथोजन को एनकाउंटर करते हैं तो किस तरह हमारा जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी हमारे बॉडी में डेवलप होता है बाय दीज टू टाइप्स ऑफ सेल्स। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं बी लिम्फोसाइट एंड टी लिम्फोसाइट्स। बी लिम्फोसाइट होता क्या है, ओरिजिनेशन एंड मैच्यूरेशन टेक्स प्लेस इन द बोन मेरो। बच्चों याद रखो दोनों तरह का लिम्फोसाइट, यू नो दैट लिम्फोसाइट इज ए टाइप ऑफ WBC जो कि हमारे बोन मेरो में बनता है। ठीक है, तो ये बी लिम्फोसाइट एंड टी लिम्फोसाइट दोनों ही बोन मेरो में बनते हैं। ठीक है, लेकिन बी लिम्फोसाइट जो है उसको हम बी लिम्फोसाइट क्यों बोलते हैं, पहले ओरिजिनली लिम्फोसाइट बनता है लेकिन बाद में वो बी या फिर टी बनता है। ठीक है, व्हाई बी लिम्फोसाइट हम किसको बोलते हैं, जो लिम्फोसाइट बन तो गया कहाँ, बोन मेरो में, लेकिन मैच्यूरेशन भी बोन मेरो में हो गया। ठीक है, सो बी फॉर इट्स मैच्योरिटी इन द बोन मेरो। ठीक है, बोन मेरो में दोनों ही बनते हैं, लेकिन डिपेंडिंग अपॉन द साइट ऑफ मैच्यूरेशन दे आर नेम्ड एज बी और टी। ठीक है, अगर ये बोन मेरो में ही मैच्योर हो जाता है तो हम उसको बोलते हैं बी लिम्फोसाइट। लेकिन कुछ लिम्फोसाइट क्या होते हैं, बन गए बोन मेरो में, उसके बाद वो ब्लड स्ट्रीम के थ्रू चले जाते हैं थाइमस। यू नो दैट थाइमस इज ए ग्लैंड दैट इज प्रेजेंट इन आवर चेस्ट। हमारे चेस्ट में ये थाइमस ग्लैंड होता है, एंड दिस थाइमस इज ए एंडोक्राइन ग्लैंड। और ये जो टी लिम्फोसाइट, इसको क्यों कहा गया टी लिम्फोसाइट, क्योंकि जो बोन मेरो से बना हुआ लिम्फोसाइट्स वो थाइमस में आकर मैच्योर होते हैं, इसीलिए उसको कहा जाता है टी लिम्फोसाइट, टी फॉर थाइमस। ओके, दूसरा डिफरेंस देखेंगे, बी लिम्फोसाइट जब कोई पैथोजन को एनकाउंटर करता है तब ये प्लाज्मा सेल में डिफरेंशिएट हो जाता है। ये कैसे होता है हम आगे चलकर आपको बताएंगे।
और टी लिम्फोसाइट क्या होता है, आइदर ये प्लाज्मा सेल हो सकता है, या फिर मेमोरी सेल हो सकता है, या फिर साइटोटॉक्सिक टी सेल हो सकता है। ये तीनों तरह का सेल हम आपको समझाएंगे आगे जाकर। तो इसमें सिर्फ ये प्लाज्मा सेल होता है, लेकिन इसमें आपका प्लाज्मा सेल, रेगुलेटरी सेल, मेमोरी सेल, साइटोटॉक्सिक टी सेल भी हो सकते हैं। द नेक्स्ट, बी लिम्फोसाइट्स आर इन्वॉल्व इन द ह्यूमरल इम्यूनिटी। हमारे जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी होते हैं, अगेन वो दो तरह के एक्वायर्ड इम्यूनिटी डेवलप होता है। एक है ह्यूमरल इम्यूनिटी, जिसमें कि एंटीबॉडी रिलीज होता है टू द प्लाज्मा, ठीक है, और इसमें एंटीबॉडी रिलीज नहीं होता। टी लिम्फोसाइट एंटीबॉडी रिलीज नहीं करता, ठीक है। तो जिसमें एंटीबॉडी रिलीज होता है उसको हम बोलते हैं ह्यूमरल इम्यूनिटी, ठीक है। बी सेल, बी लिम्फोसाइट्स रिलीजेस एंटीबॉडी, सो इट इज इन्वॉल्व इन द ह्यूमरल इम्यूनिटी। टी लिम्फोसाइट एंटीबॉडी रिलीज नहीं करता और इसको कहा जाता है सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। ये क्या है हम डिटेल्स में आगे चलकर पढ़ेंगे। और ऑलरेडी हम बता चुके हैं, बी लिम्फोसाइट प्रोड्यूसेस एंटीबॉडी, टी लिम्फोसाइट दे हेल्प द बी लिम्फोसाइट टू प्रोड्यूस एंटीबॉडी, ठीक है। ये देखो बी एंड टी लिम्फोसाइट का काम करने का तरीका देखो। बी लिम्फोसाइट जो है ये है बी सेल। बी सेल क्या कर रहा है, जैसे हमने बताया, ये क्या करता है, एंटीबॉडी प्रोड्यूस करता है। आई अटैक इन्वेडर्स आउटसाइड द सेल, मतलब इसने एंटीबॉडी रिलीज किया और एंटीबॉडी पैथोजन, इन्वेडर मीन्स पैथोजन, इन्वेडर को डिस्ट्रॉय करता है। लेकिन ये क्या कर रहा है, देखो बच्चों यहाँ पर, दिस इज टी सेल क्या कर रहा है कि आई अटैक इन्फेक्टेड सेल्स, जो सेल इन्फेक्टेड हो गया उसी को ही ये डिस्ट्रॉय कर देता है। इसलिए इसको कहा जाता है सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, मतलब इन्फेक्टेड सेल को ये डिस्ट्रॉय करता है, ठीक है। और ये क्या करता है, प्रोड्यूस करता है एंटीजन, एंटीबॉडी, आई एम सॉरी, एंटीबॉडी, और एंटीबॉडी पैथोजन को किल करता है। सो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन देयर इन देयर एक्टिविटीज। अभी हम देखेंगे जो टाइप्स ऑफ लिम्फोसाइट, हमने तो आपको बी सेल एंड टी सेल बता दिया। अभी टी सेल डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। देखो बच्चों, बी सेल्स दे प्रोड्यूस एंटीबॉडी, आप यहाँ देख सकते हैं ये किस तरह एंटीबॉडी प्रोड्यूस कर रहा है। लेकिन आप देखो टी सेल, यहाँ पर हमने 4 तरह की टी सेल दिया है, इसके अलावा मेमोरी टी सेल भी होता है। सो टी सेल का जो इससे बाहर निकले हुए स्ट्रक्चर से, ये स्ट्रक्चर आप देखो, ये बी सेल से अलग है, ठीक है। तो इसमें क्या है, इनका काम क्या है, टी हेल्पर सेल, टी सेल जो है वो 4 तरह के हैं, टी हेल्पर, टी साइटोटॉक्सिक, टी रेगुलेटरी एंड नेचुरल किलर सेल। तो टी हेल्पर सेल का काम क्या है, ये हेल्प करता है बी सेल टू प्रोड्यूस एंटीबॉडी, एंटीबॉडी प्रोड्यूस करने के लिए ये बी सेल को हेल्प करता है। देन साइटोटॉक्सिक टी सेल, ये साइटोटॉक्सिक टी सेल क्या करता है, जब कोई एंटीजन यानी पैथोजन, एनी फॉरेन सब्सटेंस एंटर्स इनटू आवर बॉडी इज रिकॉग्नाइज्ड एज एंटीजन, उसको कहा जाता है एंटीजन। एनी फॉरेन सब्सटेंस उसको कहा जाता है एंटीजन, ठीक है। तो इसमें क्या कहा जाता है, इसमें क्या होता है, आपका जो टी सेल है, टी सेल इसको कहा जाता है साइटोटॉक्सिक सेल। इस तरह का टी सेल क्या करते हैं, मान लो कोई पैथोजन ने कोई सेल को इन्फेक्ट किया, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट टी सेल और बी सेल, कोई दूसरे सेल को, बॉडी का किसी ऑर्गन के सेल को इस पैथोजन ने इन्फेक्ट किया, तब क्या करता है ये टी सेल, साइटोटॉक्सिक टी सेल produces some toxic substance which destroys the infected cell। तो ये हुआ साइटोटॉक्सिक टी सेल का काम। देन रेगुलेटरी टी सेल, आप देखो बच्चों, रेगुलेटरी टी सेल ये एंटीजन को रिकॉग्नाइज नहीं करता, ठीक है, इसका नो एंटीजन रिकॉग्निशन फंक्शन। इसका काम है, ये जो सारे काम कर रहे हैं इनको रेगुलेट करना, या फिर
इम्यून रेस्पॉन्स को सप्रेस करना। ठीक है, जो इम्यून रेस्पॉन्स बॉडी दे रहा है उसको सप्रेस करना। ठीक है, नेचुरल किलर सेल। अच्छा, रेगुलेटर सेल का मैं और एक बात बता देती हूँ कि देखो, एक लेवल तक, एक लिमिट तक एंटीबॉडी प्रोड्यूस करना चाहिए बॉडी को। उसके बाद रेगुलेटर टी सेल एक्टिव हो जाता है और जो इम्यून रेस्पॉन्स है उसको स्टॉप कर देता है। इसका काम है ये रेगुलेट करना पूरा। आपको जो बी सेल, टी सेल, ये जो एक्टिविटी है सबका एक्टिविटी को रेगुलेट करना। देन नेचुरल किलर टी सेल। नेचुरल किलर सेल है कि ये फॉरेन एंटीजन को एनगल्फ कर लेगा। ठीक है, सेल्फ एंटीजन चाहे वो फॉरेन एंटीजन। कभी कभी क्या होता है, हमारे बॉडी का जो एंटीजन होता है उस एंटीजन को भी ये फॉरेन समझ लेता है, तो उसको एनगल्फ कर लेता है, या फिर फॉरेन एंटीजन को एनगल्फ कर लेता है। सो दिस इज कॉल्ड नेचुरल किलर सेल। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, इन्फेक्टेड और मैलिग्नेंट सेल्स जो होते हैं, जो इन्फेक्टेड सेल हैं उसको एलिमिनेट करते हैं। ठीक है, अभी हम देखेंगे एक्वायर्ड इम्यूनिटी, जो हमने आपको बताया, ह्यूमरल इम्यूनिटी एंड सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। तो हम पहले पढ़ेंगे ह्यूमरल इम्यूनिटी के बारे में। ह्यूमरल इम्यून रेस्पॉन्स क्या होता है, हम पहले ही बता चुके हैं। इट इन्वॉल्व्स द बी lymphocytes. In humoral immune response, the B lymphocytes produce the antibodies, and the antibody kills the pathogen present in the blood or lymph. ठीक है, the antibodies produced by B lymphocytes in response to the antigens are called immunoglobulin. ठीक है, एंटीबॉडीज को और क्या कहा जा सकता है, इम्यूनोग्लोबुलिन। ठीक है, तो ये इम्यूनोग्लोबुलिन बहुत तरह के होते हैं, जैसे IgA, IG मीन्स इम्यूनोग्लोबुलिन, इम्यूनोग्लोबुलिन A, इम्यूनोग्लोबुलिन D, इम्यूनोग्लोबुलिन E, इम्यूनोग्लोबुलिन M, इम्यूनोग्लोबुलिन G। ठीक है, अभी देखो बी सेल किस तरह काम करता है। देखो ये बच्चों, ये बैक्टीरिया है। ठीक है, जब ये बैक्टीरिया ने एनकाउंटर किया, ठीक है, व्हेन दिस बैक्टीरिया एनकाउंटर्स द सेल, ये है आपका बी सेल, दिस इज बी सेल। बी सेल के ये है ब्लड, मान लो ये ब्लड है, ये फ्लूइड में बैक्टीरिया आ गया, तो बी सेल क्या करेगा, इमीडिएटली इट विल रिलीज antibody, but these antibodies are very very specific for this particular bacteria. ये वायरस के अगेंस्ट में सेम एंटीबॉडी प्रोड्यूस नहीं होगा। ठीक है, तो ये क्या किया, एंटीबॉडी प्रोड्यूस किया और एंटीबॉडी अभी इसको किल कर देंगे। ठीक है, सो दिस इज हाउ बी सेल एक्ट्स। सो क्योंकि ये एंटीबॉडी जो है रिलीज होता है प्लाज्मा में, plasma is the fluid and in the fluid it kills the pathogen, so it is known as humoral immune response. ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो बी सेल है, बी सेल एक्ट एज ए प्लाज्मा सेल, प्लाज्मा सेल में डिफ्रेंशिएट हो जाता है और ये एंटीबॉडी प्रोड्यूस करने लगता है। अभी स्ट्रक्चर ऑफ एंटीबॉडी हम देखेंगे, ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, इसका डायग्राम अक्सर एग्जाम में आता है। ये टेक्स्ट बुक का दिया हुआ डायग्राम हमने दिया है। ये है एक एंटीबॉडी मॉलिक्यूल। एंटीबॉडी का 2 लाइट चेन एंड 2 हेवी चेन होता है। जो बड़ा वाला है बच्चों, ये है हेवी चेन। ठीक है, सो 2 हेवी चेन एंड 2 लाइट चेन, ये जो 2 है लाइट चेन। ठीक है, सो हेवी चेन एंड लाइट चेन, देर आर 2 लाइट चेन एंड 2 हेवी चेन्स। ठीक है, मैं इसको मिटा देती हूँ, अदरवाइज आपको कन्फ्यूजन हो सकती है। इट इज़ रिप्रेजेंटेड एज H2L2। इसको हम क्या कर, क्योंकि 2 लाइट चेन 2 हेवी चेन है इसलिए H2L2 कहा जाता है। और एक्चुअली इट इज़ मेड अप ऑफ प्रोटीन।
ये प्रोटीन से बना हुआ है. सो ये जो लाइट चेन एंड हैवी चेन है, दे आर पॉलीपेप्टाइड चेन्स. So the long chains are the heavy chains, so and they are denoted as H, and the light chains are the small chains, that is L. Okay, तो यहाँ हमारा आप देख सकते हैं लाइट चेन एंड हैवी चेन एंड दीज आर पॉलीपेप्टाइड. और इसका देखो पॉलीपेप्टाइड में आप जानते हो ना, एक तरफ N होता है और दूसरे तरफ C होता है. ठीक है, तो इसका जो N टर्मिनल इस तरफ रहता है और C टर्मिनल इस तरफ रहता है. और उसके अलावा ये जो दो चेन है आपस में एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं. कैसे? डाइसल्फाइड बॉन्ड. ये बीच में जो आप बॉन्ड्स सारे देख रहे हो, दीज आर द सल्फाइड बॉन्ड्स, डाइसल्फाइड बॉन्ड्स. सो ये भी आप देख रहे हो, ये सारे डाइसल्फाइड बॉन्ड्स, जितने सारे आप बॉन्ड्स देख रहे हो बच्चों, ये सारे डाइसल्फाइड बॉन्ड्स है. ठीक है, तो ये मैं मिटा देती हूँ. अभी चलो ये किस तरह एंटीजन के साथ रिएक्ट करता है. ये देखो, ये 4 पॉलीपेप्टाइड चेन है, वाई शेप्ड स्ट्रक्चर है, लेकिन इसका जो टीप है, ये जो टीप आप देख रहे हो बच्चों, इस साइट को कहा जाता है एंटीजन बाइंडिंग साइट. एंटीबॉडी में दिस इज एंटीबॉडी और इम्यूनोग्लोबुलिन, ये है इम्यूनोग्लोबुलिन. इम्यूनोग्लोबुलिन का बाकी सारा पोर्शन मतलब यहाँ से यहाँ तक सेम रहता है, लेकिन ये जो पोर्शन है, ये ऊपर वाला जो पोर्शन है बच्चों, ये स्पेसिफिक रहता है फॉर द एंटीजन. ठीक है, तो जब कोई एंटीजन एनकाउंटर करता है, जब कोई एंटीजन यहाँ आता है, तो देखो यहाँ पर एंटीजन यहाँ आया है, तो दिस एंटीजन जब एनकाउंटर किया तो स्पेसिफिक एंटीबॉडी प्रोड्यूस हुआ. एंड लॉक एंड की मेथड में जैसे आपका स्पेसिफिक की इज़ देयर फॉर ए स्पेसिफिक लॉक, उसी तरह यहाँ पर बाइंडिंग हो जाता है. और बाइंडिंग होने के बाद एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है और प्रेसिपिटेशन होकर एंटीजन डिस्ट्रॉय हो जाता है. ठीक है, तो ये था आपका ह्यूमरल इम्यूनिटी किस तरह काम करता है और एंटीबॉडी कैसे काम करता है. The next is cell mediated immunity. It is mediated by T lymphocyte. याद रखो बच्चों, humoral immunity is mediated by B lymphocyte and cell mediated immunity is mediated by T lymphocytes. ठीक है, तो इसमें क्या होता है, एंटीबॉडी प्रोड्यूस नहीं होता. It is an immune response that does not involve antibodies but rather involves the activation of antigen specific T lymphocyte. इसका मतलब क्या है, हर एक एंटीजन के लिए, डिफरेंट पैथोजन के लिए डिफरेंट टी लिम्फोसाइट्स होते हैं. ठीक है, तो ये क्या करता है, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी में स्पेसिफिक एंटीजन स्पेसिफिक टी लिम्फोसाइट एक्टिवेट होता है. ठीक है, जो पैथोजन के लिए जो टी लिम्फोसाइट को, जिस टी लिम्फोसाइट्स को एक्टिव होना है वो ही एक्टिव होता है. और वो क्या करता है, रिलीज करता है साइटोकाइंस. साइटोकाइन मीन्स द टॉक्सिक सब्सटेंसेस रिलीज होता है जो कि एंटीजन को किल करता है. ठीक है, ये देखो रेड लेटर में मैंने हाईलाइटेड करके रखा है हाउ द टी सेल एक्ट्स. देखो, टी सेल हैव मेनी आइडेंटिकल टी सेल रिसेप्टर्स. ठीक है, टी सेल में बहुत सारे रिसेप्टर्स होते हैं, टी सेल रिसेप्टर्स होते हैं. ठीक है, जो कि उनके सरफेस में होते हैं, मैं आपको डायग्राम में दिखाऊंगी. एंड वो किसको बाइंड करेंगे, हर एक जो रिसेप्टर होते हैं वो स्पेसिफिक होते हैं एंटीजन के लिए. ठीक है, व्हेन ए टी सेल रिसेप्टर फीड्स विथ इट्स एंटीजन ऑन एन इन्फेक्टेड सेल, द किलर टी सेल रिलीजेस साइटोटॉक्सिन टू किल दैट सेल. आप देखो बच्चों, ये देखो डायग्राम में मैं आपको दिखा रही हूँ. ये एक सेल है. ठीक है, ये सेल को इन्फेक्ट किया एंटीजन ने. ठीक है, एंटीजन ने सेल को इन्फेक्ट किया, तो अभी क्या होगा, ये है हमारा टी सेल. ठीक है, ये टी सेल में हमारा क्या है बच्चों, टी सेल में हमारा
रिसेप्टर है, तरह तरह के रिसेप्टर है। तो जो रिसेप्टर के साथ ये सेल, इन्फेक्टेड सेल को जो पैथोजन ने इन्फेक्ट किया, अगर वो बाइंड करेगा तो क्या करेगा, टी सेल विल रिलीज साइटोकाइंस। ठीक है, इट विल रिलीज साइटोकाइंस। साइटोकाइन यानी द साइटोटॉक्सिक सब्सटेंस, मतलब ये सेल के लिए जो टॉक्सिक होता है उसको रिलीज करेगा। और रिलीज करने के बाद क्या करेगा, इट विल किल द इन्फेक्टेड सेल, इट विल किल द इन्फेक्टेड सेल। ठीक है, तो यहाँ पर देखो ये मैक्रोफेज है। हम आपको मैक्रोफेज के बारे में, नेचुरल किलर सेल के बारे में बताए थे। तो मैक्रोफेज एक नेचुरल किलर सेल है। ये डायरेक्टली इन्फेक्टेड सेल, ये जो व्हाइट कलर है, इन्फेक्टेड सेल को उसने पूरा एनगल्फ कर दिया। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है बच्चों, सेल को एंटीजन ने इन्फेक्ट किया, तो टी हेल्पर सेल मैक्रोफेज को या फिर बी लिम्फोसाइट को हेल्प करता है। ठीक है, और हेल्प करने से मैक्रोफेज जो पैथोजन को कील करेगा उसको मेमोराइज करता है टी सेल, मेमोरी टी सेल उसको मेमोराइज करता है, ताकि सेकेंड टाइम जब आए तो वो मेमोरी काम में आएगा। ठीक है, तो अभी क्या है हमारा, अगर किसी सेल को देखो, ये हो गया एक कंडीशन, ये एक कंडीशन है बच्चों, मैक्रोफेज डायरेक्टली एनगल्फ किया। लेकिन मैक्रोफेज को कौन हेल्प करता है, मैक्रोफेज को हेल्पर टी सेल हेल्प करता है। ठीक है, बाय रिलीजिंग द साइटोकाइंस, और वो साइटोकाइन जो रिलीज होता है उसको मेमोराइज कर देता है मेमोरी टी सेल। और ये मेमोरी टी सेल से जितने सारे उसका जेनरेशन बनेंगे, जितने सारे सेल्स बनेंगे, वो सारे मेमोराइज कर देंगे किस तरह का साइटोकाइन रिलीज करना है अगर इस तरह का पैथोजन आता है। अभी टी किलर सेल क्या करता है बच्चों, हम देखते हैं। टी किलर सेल देखो, ये है इन्फेक्टेड सेल। ठीक है, इन्फेक्टेड सेल को इसका जो स्पेसिफिक रिसेप्टर है, अब देखो यहाँ से निकला हुआ एक प्रोसेस है, तो वो जो रिसेप्टर है, वो रिसेप्टर जब सेल को रिकॉग्नाइज कर लेता है, सेल के साथ बाइंड हो जाता है, तो ये क्या करता है, साइटोटॉक्सिन्स रिलीज करता है। मतलब टॉक्सिन्स फॉर दिस सेल विच इज इन्फेक्टेड बाय पैथोजन। तो अभी इसको वो जो टॉक्सिन है उसको कील कर देता है एंड सेल बिकम्स डेड। तो इन्फेक्टेड सेल को ये मारता है। ठीक है, इस तरह हमारा टी लिम्फोसाइट काम करता है। और एक चीज़ है बच्चों, द बॉडी इज एबल टू डिफ्रेंशिएट सेल्फ एंड नॉन सेल्फ एंटीजेंस and responsible for the graft rejection during organ transplantation, so the patient needs to take immunosuppressant throughout the life। very very important बच्चों, हमारे बॉडी में भी एक खुद का एंटीजन है, लेकिन हमारा बॉडी सेल्फ खुद का एंटीजन कौन सा है और बाहर से आया हुआ एंटीजन को डिस्टिंग्विश कर सकता है। इसीलिए सेल्फ एंटीजन के अगेंस्ट में वो जनरली वर्क नहीं करता। लेकिन हमारा ऑटो इम्यूनिटी जब होता है तब क्या करता है, सेल्फ एंटीजन के अगेंस्ट में काम करने लग जाता है। ओके, सो इसी वजह से वो क्या करता है, बाहर से अगर कोई ग्राफ्ट या फिर ऑर्गन ट्रांसप्लांट हुआ तो उसको रिजेक्ट कर सकता है कभी भी, क्योंकि ये फॉरेन है, बाहर से आया हुआ है। इसीलिए जिनमें ऑर्गन ट्रांसप्लांट किया जाता है उस पेशेंट को इम्यूनोसप्रेसेंट लेना पड़ता है, इम्यून सिस्टम को हमेशा सप्रेस करके रखना पड़ता है। अभी हम देखेंगे डिफरेंस बिटवीन इनेट एंड एडाप्टिव इम्यूनिटी बच्चों। देखो, इनेट इम्यूनिटी में स्पेसिफिसिटी नहीं होता, पैथोजन स्पेसिफिसिटी नहीं होता, लेकिन इसमें पैथोजन स्पेसिफिसिटी होता है। इसमें मेमोरी नहीं होता, इसमें मेमोरी होता है। सेलुलर कंपोनेंट्स इसमें न्यूट्रोफिल, मैक्रोफेजेस, डेंड्रिटिक सेल्स, नेचुरल किलर सेल, इशनोफिल्स, ये सारे हैं। और इसमें बी एंड टी लिम्फोसाइट्स जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। और इसमें क्या है, ह्यूमरल कंपोनेंट्स। ह्यूमरल कंपोनेंट मतलब ये कंप्लीमेंट्स, जो ऑर्गन जो कंप्लीमेंट के रूप में देगा, जैसे एसिड, सालाइबा में लाइसोजाइम, सो ये तरह तरह के होते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, ह्यूमरल कंपोनेंट एंटीबॉडी, फ्लूइड में जो कंपोनेंट आता है एंटीबॉडी, एंड दैट इज प्रोड्यूस्ड बाय बी लिम्फोसाइट। अभी उसके बाद हमने आपको एक्टिव एंड पैसिव इम्यूनिटी के बारे में बताया था। एक्वायर्ड इम्यूनिटी दो तरह के होते हैं, एक्टिव एंड पैसिव। हम अभी देखेंगे एक्टिव इम्यूनिटी होता क्या है।
When a host is exposed to antigen which may be in the form of living or dead microbe, चाहे ये डेड हो सकता है या लिविंग माइक्रोब हो सकता है या फिर कोई दूसरा प्रोटीन हो सकता है, ठीक है, तब क्या होता है, एंटीबॉडीज आर प्रोड्यूस्ड इन द होस्ट बॉडी बाय इट्स इम्यून सिस्टम। तो जब कोई पैथोजन इन्फेक्ट करता है, अगर बॉडी एंटीबॉडी प्रोड्यूस करने लगे तो उसको हम बोलते हैं एक्टिव इम्यूनिटी एंड इफेक्टिव आफ्टर ए लैग पीरियड। सो पहले तो उसको थोड़ा टाइम लगता है उस प्रोड्यूस करने के लिए, लेकिन उसके बाद ये हमेशा के लिए इफेक्टिव रहता है, ठीक है। देन मेमोरी सेल्स आर प्रोड्यूस्ड विच कैन प्रोड्यूस स्ट्रॉन्गर रेस्पॉन्स द नेक्स्ट टाइम बॉडी एनकाउंटर्स सेम एंटीजन। हमने आपको बताया था कि एक बार अगर कोई पैथोजन इन्फेक्ट कर लेता है तो उसको ये मेमोराइज कर लेता है। सपोज से ये एंटीबॉडी प्रोड्यूसिंग सेल है तो ये मेमोराइज कर लेता है और इसका जितना जनरेशन है ये डिवाइड होके जितना सेल बनेगा ये सारे सेल इसको मेमोराइज कर लेते हैं, ठीक है। इसका एग्जाम्पल है वैक्सीन्स लाइक BCG MMR, जिसमें कि हम डेड या फिर वीक पैथोजन को बॉडी में इंजेक्ट करते हैं ताकि हमारा बॉडी एंटीबॉडी प्रोड्यूस करता है और उसको याद रख लेता है, ठीक है। दूसरा है पैसिव इम्यूनिटी। When ready-made antibodies are directly given to protect the body against foreign agent is called passive immunity। तो बॉडी को यहाँ कुछ नहीं करना पड़ रहा है, हम रेडीमेड एंटीबॉडीज़ को बॉडी में इंजेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो इसमें क्या है, जैसे हमारे एक्टिव इम्यूनिटी में बॉडी को पैथोजन को पहचानने के लिए थोड़ा टाइम लगता था, उसके बाद एंटीबॉडी प्रोड्यूस करता था, ऐसा यहाँ नहीं है। हम रेडीमेड एंटीबॉडी दे रहे हैं तो ये क्या करेगा, इमीडिएटली उसको उसके अगेंस्ट में काम करने लगेगा, पैथोजन के अगेंस्ट में, ठीक है। तो इसमें लैग पीरियड नहीं होता। सो इसमें और दूसरी बात है इसका कि ये मेमोरी सेल प्रोड्यूस नहीं कर सकता, इसको मेमोराइज नहीं कर सकता। तो बस एक बार इन्फेक्शन हुआ, एक बार एंटीबॉडी दे दिया, दैट इज़ एनफ, और सेकेंड टाइम के लिए ये काम नहीं करेगा। जैसे एग्जाम्पल्स यहाँ पर मैं दे रही हूँ आपको, टेटनस एंटीटॉक्सिन इंजेक्शन, क्योंकि हमको वहाँ पर तुरंत हमको पैथोजन को मारना है, अदरवाइज इट विल स्प्रेड थ्रू आउट द बॉडी, ठीक है। तो टेटनस एंटीटॉक्सिन इंजेक्शन, इंजेक्शंस फॉर स्नेक बाइट, कोलोस्ट्रम हम ऑलरेडी बता चुके हैं, ठीक है। एंड ये सारे जो होते हैं पैसिव इम्यूनिटी के एग्जाम्पल्स होते हैं। बच्चों ये एक पॉइंट आप याद रखो, IgA एंटीबॉडी आर प्रेजेंट इन द कोलोस्ट्रम। कोलोस्ट्रम में कौन सा एंटीबॉडी होता है, IgA, जो कि इन्फेंट को प्रोटेक्शन देता है अगेंस्ट द इन्फेक्शन, ठीक है। उसके बाद इम्यूनाइजेशन। इम्यूनाइजेशन इज बेस्ड ऑन मेमोरी ऑफ द इम्यून सिस्टम, ठीक है। ये दो तरह का होता है, एक है एक्टिव इम्यूनाइजेशन जो कि वैक्सीन के द्वारा, और दूसरा है पैसिव इम्यूनाइजेशन। अच्छा, एक्टिव इम्यूनाइजेशन क्या होता है, जब हम कोई वैक्सीन या फिर एंटीजेनिक प्रोटीन या फिर पैथोजन या फिर डेड पैथोजन या फिर वीक पैथोजन को हम होस्ट बॉडी में इंट्रोड्यूस करते हैं तो क्या करते हैं हम, we activate the immune system of the host to produce the antibodies against the antigen, ठीक है। सो पैसिव इम्यूनाइजेशन में क्या होता है, हम डायरेक्टली एंटीबॉडीज़ को देते हैं, जो ऑलरेडी हम आपको बता चुके हैं, एंटीटॉक्सिन को हम देते हैं। तो वो क्या करेगा, टेम्पोरेरली काम करेगा लेकिन उसको मेमोराइज नहीं कर पाएगा। बट मेमोराइज जो कर सकता है वो है एक्टिव इम्यूनाइजेशन, जिसमें मेमोराइजेशन नहीं होता, दैट इज़ पैसिव इम्यूनाइजेशन, ठीक है। सो इसमें देखो बच्चों, ये जो एक्टिव इम्यूनाइजेशन किस तरह किया जाता है, न्यूअर टेक्निक लाइक रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी अलाउज द रिप्रोडक्शन ऑफ एंटीजेनिक पॉलीपेप्टाइड इन बैक्टीरिया एंड ईस्ट। ये जो वैक्सीन प्रोडक्शन हम करते हैं उसके बारे में हमने यहाँ पर बताया है। तो वैक्सीन बनाया जाता है या फिर एंटीजेनिक प्रोटीन बनाया जाता है होस्ट के बॉडी में इम्यूनिटी डेवलप करने के लिए, ठीक है। देन इम्यूनाइजेशन अगेंस्ट टेटनस, स्नेक वेनम, इट्स
ये सारे के लिए हमको पैसिव इम्यूनाइजेशन चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही ड्रेडफुल होते हैं और इसको इमीडिएटली हमको किल करना है, अदरवाइज इट मे लीड टू डेथ। तो इसीलिए हमको इस केस में जो स्नेक बाइट में या फिर रेबीज़ में हमको पैसिव इम्यूनाइजेशन करना पड़ता है। उसके बाद और एक टॉपिक है बच्चों, एलर्जी। What is allergy? It is the exaggerated response of the immune system to certain antigens present in the environment. देखो, exaggerated response मतलब क्या है? मोर देन नॉर्मल। नॉर्मल जितना रेस्पॉन्स दिखाना चाहिए उससे अगर हाइपर एक्टिव हो जाता है हमारा इम्यून सिस्टम, हाइपर रेस्पॉन्स दिखाता है, तो उसको हम बोलते हैं एलर्जी। ठीक है। सो ये एलर्जी किसके अगेंस्ट में? किसी भी चीज़ के अगेंस्ट में हो सकता है। जैसे हम यहाँ पर दिखाए हैं पोलन ग्रेन्स, डस्ट माइट्स, मोल्ड्स, ब्रेड मोल्ड्स है या फिर कोई किसी भी तरह का मोल्ड्स, या फिर पेट का जो डैंडर होता है। तो एलर्जी हम किसी भी ऑब्जेक्ट से हो सकते हैं। तो उस जो सब्सटेंस से हमको एलर्जी होता है उसको कहा जाता है एलर्जेंस। So substances causing immune response, exaggerated immune response are called allergens. ठीक है, and these are the examples. Then एलर्जी में जो एंटीबॉडी प्रोड्यूस होता है बच्चों, रिमेंबर दैट इज IgE। ठीक है, द एंटीबॉडीज प्रोड्यूस इन रेस्पॉन्स टू द एलर्जेंस आर IgE टाइप एंटीबॉडी। और एलर्जी जब होता है तो सिम्टम्स आपका होता है स्नीजिंग, वाटरी आइज, रनिंग नोज, रैसेस, डिफ़िकल्टी इन ब्रीदिंग, जैसे आस्थमा में रेस्पिरेटरी डिजीज इज कॉज्ड ड्यू टू एलर्जी। ये जो सिम्टम्स होते हैं बच्चों एलर्जी में क्यों होते हैं? क्योंकि हमारा इम्यून सिस्टम जब हाइपर एक्टिव हो जाता है तब क्या होता है, हमारे मास्ट सेल, यू मस्ट बी रिमेंबरिंग, हमारे जो कनेक्टिव टिश्यू है, कनेक्टिव टिश्यू में मास्ट सेल है, द मास्ट सेल स्टार्ट्स रिलीजिंग हिस्टामिन एंड सेरोटोनिन, जिसके वजह से एलर्जिक सिम्टम्स सब दिखाई देते हैं। और ये एलर्जी को रोकने के लिए we can take the drugs like antihistamine, adrenaline or steroids quickly reduce the symptoms of allergy। ठीक है, तो देखो बच्चों एलर्जी कितना सीवियर हो सकता है, आप देख सकते हो यहाँ पर। ठीक है, ये देखो यहाँ पर भी यू कैन सी द एलर्जिक रिएक्शन। अभी नेक्स्ट हम पढ़ेंगे ऑटो इम्यूनिटी। बच्चों हमने आपको बताया था कि हमारे बॉडी का इम्यून सिस्टम को कैपेसिटी है कि ये सेल्फ एंड नॉन सेल्फ को रिकॉग्नाइज करता है, लेकिन ड्यू टू सम रीज़न, इट मे बी जेनेटिक और सम अदर अननोन रीज़न, जब बॉडी सेल्फ एंड नॉन सेल्फ में रिकॉग्नाइज नहीं कर सकता, सेल्फ एंटीजन को भी वो अटैक करने लगता है, तब उसको ऑटो इम्यूनिटी कहा जाता है। When our immune system becomes active against the self antigen, then it is called autoimmunity। और ये ऑटो इम्यूनिटी डिजीज से हमको कभी छुटकारा नहीं मिलता। देखो बच्चों एक एग्जांपल आपको मैं बताऊंगी। अगर किसी दूसरा आदमी हमारे घर में घुस के चोरी करता है तो हम उसको पुलिस में दे देते हैं। ठीक है, हमारा डिफेंस मैकेनिज्म है, हम डिफेंस मैकेनिज्म अप्लाई करते हैं, उसको हम कुछ भी कर सकते हैं उसके साथ। ठीक है, उसको हटाने के लिए। लेकिन जब अपने ही घर का बेटा अगर घर में चोरी करने लगे तो क्या हम उसको पुलिस में दे सकते हैं? नहीं दे सकते। उसको हम क्या करते हैं, क्योंकि अपने घर का बेटा है, एक तो मजबूरी है, बेटा है तो हम उसको घर से भी नहीं निकाल सकते। तो उसके वजह से क्या होता है, घर में हमेशा झगड़ा होता रहता है, हमेशा कुछ ना कुछ होता रहता है। तो
ये ऑटो इम्यून डिजीज़ भी इस तरह का होता है बच्चों, उससे छुटकारा कभी नहीं मिलता। तो घर का बच्चा अगर चोर बन जाए, जैसे हमको उससे छुटकारा कभी नहीं मिलता, इस तरह ऑटो इम्यूनिटी में भी हमको छुटकारा कभी नहीं मिलता। और ये इतना दर्दनाक होता है, जैसे आप देख सकते हो रियूमाटॉइड आर्थराइटिस, इसमें क्या होता है बच्चों, आई एम सॉरी, तो इसमें क्या हो सकता है, लेशन ऑफ द बोन, बोन लेशन हो सकता है, या फिर डिस्प्लेसमेंट ऑफ द जॉइंट हो सकता है। देखो ये कितना दर्दनाक होता होगा, आप सोचो। देन हम अभी देखेंगे इम्यून सिस्टम। अभी हम इम्यूनिटी के बारे में पढ़ लिया। तो ये इम्यून सिस्टम, हमारे बॉडी में इम्यून सिस्टम का क्या क्या हिस्सा है, क्या क्या ऑर्गन को हम इम्यून सिस्टम में इन्वॉल्व कराते हैं, चलिए देखते हैं। द सिस्टम दैट गिव्स इम्यूनिटी टू द बॉडी बाय रिकॉग्नाइजिंग, रेस्पॉन्डिंग एंड रिमेंबरिंग फॉरेन एंटीजन इज कॉल्ड इम्यून सिस्टम। तो ये इम्यून सिस्टम, जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम में कुछ ऑर्गन्स को लेकर डाइजेस्टिव सिस्टम बना है, रेस्पिरेटरी सिस्टम कुछ ऑर्गन्स को लेकर बना है, ठीक उसी तरह हम देखेंगे इम्यून सिस्टम किसको लेकर बना है। द इम्यून सिस्टम इंक्लूड्स लिम्फोइड ऑर्गन्स, tissues, lymphoid tissues and lymphoid cells and soluble molecules like antibodies. And they play role in allergic reaction, autoimmune disease and organ transplantation. तो अभी देखते हैं लिम्फोइड ऑर्गन्स क्या है। लिम्फोइड ऑर्गन्स are those organs where origin or maturation and proliferation of the lymphocyte occurs. हमने आपको बताया बी लिम्फोसाइट एंड टी लिम्फोसाइट। बी लिम्फोसाइट एंड टी लिम्फोसाइट दोनों ओरिजिनेट होते हैं बोन मेरो से, लेकिन मैचुरेशन डिफरेंट साइट में होता है। तो बोन मेरो को हम बोलेंगे लिम्फोइड ऑर्गन, और थाइमस में टी लिम्फोसाइट मैच्योर होता है, तो हम थाइमस को भी बोलेंगे लिम्फोइड ऑर्गन, ठीक है। लेकिन ये लिम्फोइड ऑर्गन दो तरह के हैं, एक है प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन और दूसरा है सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन। प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन वो होता है कि जहाँ पर लिम्फोसाइट्स ओरिजिनेट होते हैं, मैच्योर होते हैं एंड प्रोलिफरेट होते हैं। तो इसमें आपका क्या क्या आएगा बच्चों, रेड लेटर्स मैंने लिखा है बोन मेरो एंड थाइमस, जहाँ पर बी सेल एंड टी सेल मैच्योर होते हैं, प्रोलिफरेट होते हैं, ठीक है। और जहाँ पर ये डिफ्रेंशिएट होते हैं, एंटीजन सेंसिटिव बनते हैं, ठीक है। एंड यहाँ एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट आप नोट कर सकते हो बच्चों, थाइमस इज लार्ज ड्यूरिंग बर्थ बट ग्रेजुअली reduces in size and becomes very small size in puberty। तो आपका चाइल्डहुड से लेकर एडोलेसेंट तक आपको अपना थाइमस को स्ट्रॉन्ग रखना है, ताकि ये जितना टी सेल को डिफ्रेंशिएट कर सके, प्रोड्यूस कर सके, उतना अच्छा है, ठीक है। देन सो थाइमस बच्चों, जैसे हमारा एज बढ़ता जाता है उसके साथ साथ ये छोटा होता जाता है एंड इवन इट डीजेनरेट्स। सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन क्या होता है, ये जो मैच्योर लिम्फोसाइट बना आपका कहाँ, थाइमस एंड बोन मेरो में, दे माइग्रेट्स टू डिफरेंट ऑर्गन्स एंड दोज ऑर्गन्स आर नोन एज सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन। तो सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन का काम क्या है, सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स आर द साइट्स फॉर इंटरेक्शन ऑफ द लिम्फोसाइट्स विथ एंटीजन। ये देखो थाइमस एंड बोन मेरो में ये बनते हैं, डिफ्रेंशिएट होते हैं, लेकिन यहाँ पर ये पैथोजन के साथ फाइट नहीं कर सकते। ये कहाँ फाइट करते हैं, स्प्लीन में, लीम्फ नोड में, टॉन्सिल्स में, पेयर्स पैचेस ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, अपेंडिक्स, ये सारे ऑर्गन्स में माइग्रेट कर जाते हैं और वहाँ पर ये पैथोजन के साथ फाइट करने लगते हैं। ये रहा बच्चों आपका प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन, थाइमस एंड बोन मेरो। दिस इज थाइमस, जैसे हमने आपको बताया था ये चेस्ट में होता है, और बोन मेरो बी सेल के लिए। दीज आर द प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन्स एंड दीज आर द सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स। ये सारे सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स है, जिसमें आप देख सकते हो स्प्लीन, इट इज़ प्रेजेंट जस्ट नियर द लीवर। देन लिम्फ नोड्स काफ़ी सारे थ्रू आउट द बॉडी होते हैं, मैं आपको दिखाऊंगी डायग्राम। टॉन्सिल,
एडेनोइड, ब्रोंकोस, मेजेंट्रिक पैर्स पैचेस, ये सारे हमारे। अभी हम सेपरेटली हम पढ़ेंगे। स्प्लीन, देखो बच्चों, स्प्लीन इज प्रेजेंट जस्ट नियर द स्टोमक एंड इट इज़ ए बीन शेप्ड ऑर्गन. इट कंटेन्स द लिम्फोसाइट्स एंड फैगोसाइट्स. फैगोसाइट मीन्स मैक्रोफेजेस होते हैं जो कि पैथोजन को एनगल्फ कर लेते हैं. एंड दे रिमूव द ओन आउट आरबीसी एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रॉम द ब्लड. ब्लड से माइक्रो ऑर्गेनिज्म, डेड माइक्रो ऑर्गेनिज्म को रिमूव करते हैं एंड डेड आरबीसी को भी रिमूव करते हैं. एंड दे आर द रिजर्वर ऑफ एरिथ्रोसाइट. इसको ब्लड बैंक भी कहा जाता है. लिम्फ नोड्स, देखो बच्चों, देखो पूरे बॉडी में हमारे लिम्फ नोड्स होते हैं. ये जो सॉलिड स्ट्रक्चर आप देख रहे हो, दीज आर कॉल्ड स्मॉल सॉलिड स्ट्रक्चर्स, दैट इज लिम्फ नोड्स. ओके, so they trap the microorganism or other antigen which happens to get into the lymph and tissue fluid. जो टिश्यू फ्लूइड में जाकर हमारे ब्लड में जा सकते थे उसको ये ट्रैप कर लेते हैं और लिम्फोसाइट वहाँ पर आपका काम करता है और उनको मारता है. ठीक है. एंड ट्रैप्ड एंटीजन एक्टिवेट द लिम्फोसाइट्स एंड कॉज द इम्यून रेस्पॉन्स. और दूसरा सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन है म्यूकोजल एसोसिएट लिम्फोइड टिश्यू, माल्ट. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ये हमारे बच्चों लाइनिंग ऑफ रेस्पिरेटरी, डाइजेस्टिव एंड यूरिनोजेनिटल ट्रैक्ट में होता है. इसमें म्यूकोस सीक्रेट होता है जो कि पैथोजन को ट्रैप कर लेता है. ठीक है. सो ये देखो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का हमने डायग्राम दिया ही. ये डाइजेस्टिव सिस्टम का जो म्यूकोसा लाइनिंग है जो कि ट्रैप करते हैं पैथोजन को. एंड इट कंस्टिट्यूट्स अबाउट 50% ऑफ द लिम्फोइड टिश्यू इन द ह्यूमन बॉडी. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों, हमारे बॉडी में जितने लिम्फोइड टिश्यू है उसमें से 50% लिम्फोइड टिश्यू आर माल्ट. ठीक है. तो बच्चों इसी के साथ हमारा ये सेशन ख़त्म होता है. ये थोड़ा लेंदी था, लगभग 1 आवर का सेशन हो गया. तो एक बार देख लेते हैं हमने क्या क्या पढ़ा. सो ये आप, दिस इज़ द समरी ऑफ द चैप्टर. इम्यूनिटी इज़ ऑफ 2 टाइप्स, इनेट इम्यूनिटी, एक्वायर्ड इम्यूनिटी. इट इज़ कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर हमने यहाँ पर दिया है. इनेट इम्यूनिटी नॉन स्पेसिफिक, present at the time of birth. Acquired immunity are of 2 types, active immunity and passive immunity, characterized by specificity, diversity, distinguish between self and non-self, memory acquired during lifetime. ठीक है. डाइवर्सिटी यानी डिफरेंट टाइप्स के पैथोजन के अगेंस्ट में ये काम करता है. ठीक है. डिस्टिंग्विश बिटवीन सेल्फ नॉन सेल्फ हम आपको बताए, मेमोरी भी हम आपको बताए. देन टाइप्स ऑफ बैरियर इनेट इम्यूनिटी में आते हैं, उसको भी हम डिस्कस किए. फिजिकल बैरियर, फिजियोलॉजिकल बैरियर, सेलुलर बैरियर एंड साइटोकाइन बैरियर. देन आपका जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी में हम सेल्स ऑफ एक्वायर्ड इम्यूनिटी के बारे में पढ़े, टी लिम्फोसाइट्स एंड बी लिम्फोसाइट्स, और ये किस तरह ह्यूमरल इम्यूनिटी एंड एंटीबॉडी सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी में इन्वॉल्व होते हैं. दैट ऑल्सो वी डिस्कस्ड. नाउ वी ऑल्सो डिस्कस्ड प्राइमरी एंड सेकेंडरी lymphoid organs. So these are the lists of primary lymphoid organs: bone marrow and thymus. The secondary lymphoid organs are spleen, lymph nodes, pairs, patches, tonsils, mucosal associated lymphoid tissues. And then we discussed active immunity जो कि नेचुरल हो सकता है, आर्टिफिशियल हो सकता है, और ऑलरेडी आई हैव डिस्कस्ड. पैसिव इम्यूनिटी भी आपका 2 तरह का होता है, एक है नेचुरल एंड दूसरा है आर्टिफिशियल. नाउ लेट अस चेक योर ग्रास्प. आपने कितना ग्रास्प किया? अगर आप अच्छी तरह वीडियो को सुने, देखें और ग्रास्प किए हैं तो ज़रूर आप ये सारे क्वेश्चन को आंसर दे सकते हो. फर्स्ट क्वेश्चन, सस्पेंशन ऑफ एटेन्यूएटेड पैथोजन दैट स्टिमुलेट्स एंटीबॉडी फॉर्मेशन इज वैक्सीन, एंटीबायोटिक, सेरम, एंटीटॉक्सिन. केमिकली एंटीबॉडी इज ए what? Carbohydrate, lipid, protein, enzyme. Question number 3. The immunoglobulin found in mother's milk is IgM, IgA, IgE, IgG. During organ transplantation, the organ cannot be taken from just antibody since the graft would be rejected sooner or later due to innate immunity,
cell mediated immunity response, passive immunity, and none of this. Which of the following is not a secondary lymphoid tissue? स्प्लीन, टॉन्सिल, अपेंडिक्स, थाइमस. तो बच्चों ये था कुछ मल्टीपल टाइप क्वेश्चन. तो बिफोर अटेम्प्टिंग दिस प्लीज गो थ्रू द वीडियो once again. If you have any doubt, then you try yourself and then see the question answer. So here are the answer. First answer is vaccine, second is protein, IgA, then fourth one is cell mediated immune response, fifth one is thymus. And here are some home assignment, don't forget to take it. What does the following figure represents? ये हमने यहाँ पर एक फिगर दिया है. ये फिगर हम आपको वीडियो के दौरान बताया है, डिस्कशन के दौरान. Then label A and B. Which cell produces these chemicals? State the function of these molecules. ये डायग्राम बेस्ड 3 क्वेश्चन हो गए हैं. Then discuss the role of lymphoid organs in the immune response. Explain the different types of lymphoid organs, giving 2 examples of each type in human. ठीक है. lymphoid organ in the immune response में क्या रोल है उसको लिखना है, एक्सप्लेन करना है. डिफरेंट टाइप्स ऑफ lymphoid organ, प्राइमरी एंड सेकेंडरी के बारे में लिखना है बच्चों. एंड व्हाट इज द रोल ऑफ हिस्टामिन इन इन्फ्लेमेटरी रेस्पॉन्स? नेम फ्यू ड्रग्स विच रिड्यूस द सिम्टम्स ऑफ एलर्जी. सो ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं. इफ़ यू हैव गॉन थ्रू द वीडियो प्रॉपरली देन डेफिनेटली यू कैन आंसर इट. ओके. Then next question, name and explain the 2 types of acquired immune responses in human. Then draw a well-labeled diagram of antibody molecule that is also known as immunoglobulin. So this is enough for your homework. Please go through the video. Whenever you have doubt, you just pause the video and look at the diagram and try to understand the diagram. But your textbook reading is must. So look for our next topic, HIV/AIDS, transmission, life cycle of HIV, diagnosis, treatment and prevention. So thank you very much for viewing. Keep watching. Thank you once again.